ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना। महामहिम राज्यपाल महोदय के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अत्यंत हर्ष के साथ बताना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम में हम लोग निरंतर चलाए जा रहे बच्चे हैं अनमोल अभियान के 25वें अंक पे आ गए हैं। आज के सिल्वर जुबली अंक में हम लोगों को महामहिम राज्यपाल महोदया का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। राज्यपाल आनंदीबेन जी का जन्म 21 नवंबर 1941 को एक भारतीय राजनीतिज्ञ और 29 जुलाई एक राजनीतिज्ञ के तौर पे हुआ। वह मध्य प्रदेश की राज्यपाल, गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वे 1998 से गुजरात में विधायक रही हैं। 1987 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी और गुजरात सरकार में सड़क, भवन निर्माण, राजस्व, शहरी विकास, शहरी आवास, आपदा प्रबंधन, वित्त, शिक्षा एवं बाल विकास जैसे विभागों की कैबिनेट मंत्री का दायित्व निभा चुकी हैं। वर्तमान में हम लोग निरंतर बाल विकास एवं पुष्टाहार की गतिविधियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ आपके छत्र छाया में विभिन्न कार्यक्रमों में आपके प्रभाव और कार्यशैली को देख रहे हैं। मैं यतीन जी भाई साहब, जो हमारे विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के विद्या भारती के अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री हैं। संयोग है कि हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, हम लोगों को इनका आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं यतीन जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि श्री राज्यपाल महोदया का अंग वस्त्र देकर सम्मान करें। जब कोरोना का प्रारंभ हुआ, वर्ष जनवरी 2020, एक ऐसी तिथि जिसमें मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर भट्ट जी से, मदन लाल भट्ट जी से मुलाकात हुई। 23 मार्च 2020 को जब पहला जनता कर्फ्यू हुआ, तब आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। वाइस चांसलर के रूप में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को असाधारण तरीके से कोरोना के लिए तैयार किया और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गतिविधियां जो कोरोना के लेके प्रारंभिक दौर की थी, वो आपके वाइस चांसलर पीरियड में ही हुई। ऐसे डॉक्टर भट्ट, जिनको मैं अपने शब्दों में युग पुरुष कहना चाहूँगा, क्योंकि 62 वर्ष की उम्र में 15, 16, 18 घंटे काम करना, संगठन के हर कार्य के लिए तैयार रहना, हर तरीके से एक मैसेज डालने पे किसी भी मरीज के लिए किसी भी हद तक जाके उसकी मदद करना, ऐसे डॉक्टर भट्ट के स्वागत और सम्मान के लिए मैं विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर जयप्रताप सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि इनका अंग वस्त्र देकर स्वागत करें। महामहिम जी से अनुरोध है कि विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश की मुख्य पत्रिका सृष्टि संवाद भारती का विमोचन करने की कृपा करें। मैं पहले डॉक्टर एम.एल. भट्ट जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम में हमने क्या पाया, इस पे मार्गदर्शन करने की कृपा करें। धन्यवाद सौरभ जी। बच्चे हैं अनमोल श्रृंखला के 25वें संस्करण में, जो रजत जयंती संस्करण के रूप में हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। महोदया ने जब से उत्तर प्रदेश में राज्यपाल का
कार्यभार ग्रहण किया और मेरा सौभाग्य था कि विश्वविद्यालय में कार्य करते हुए मैंने इनको नज़दीक से कार्य करते हुए और इनकी मानवीय संवेदना और सेवा के मूल्यों के प्रति इनके समर्पण भाव को बहुत नज़दीक से देखने का मुझे सुअवसर मिला। ऐसे एक अभिभावक को पा करके पूरा उत्तर प्रदेश और समस्त विश्वविद्यालय अत्यंत भाग्यशाली सिद्ध हुए और लाभान्वित भी हुए और लगातार हो रहे हैं। आपकी संवेदना से माताओं, बहनों और बच्चों के लिए तमाम नए कार्य विश्वविद्यालयीय स्तर पर और समाज में भी सरकारी स्तर पर उनकी योजना इस महामारी के दौरान भी अनवरत चलती रही, जिससे पूरा समाज भली भांति परिचित है। महोदया के बारे में बहुत ही बातें विस्तार से उनके कार्य करने के तरीकों के बारे में, उनकी संवेदना के बारे में किया जा सकता है, लेकिन कार्यक्रम की आज एक मर्यादा है जिसमें समयाभाव की वजह से उस पर बहुत विस्तार से नहीं जाया जा सकता है। ये कार्यक्रम लाइव लगभग 2 लाख बच्चे देख रहे हैं और लगभग 2 लाख ही अभिभावक इसको लगातार हर संस्करण को देखते हैं, जिनसे हम लोगों को फीडबैक भी प्राप्त होता है और हम लोगों का सौभाग्य है कि उनके लिए और समाज के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग विद्या भारती के मंच पर ये कार्यक्रम कर पाने में संभव हो रहे हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि श्रीमान सौरभ मिश्र जी के प्रयासों से ये कार्यक्रम अनवरत हर मंगलवार और बृहस्पतिवार को हो रहा है। आज हमारे इस कार्यक्रम में जो बच्चे और अभिभावक हैं उनको मैं भी बधाई देता हूं कि आप 25 बार से श्रृंखला का श्रवण कर रहे हैं और आज हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया हमारे बीच में हैं। हम लोग तो कृतार्थ हैं ही, आप सभी लोगों का सौभाग्य है कि उनके आशीर्वचन से आप सभी लाभान्वित होंगे और उनकी बात के बीच में मैं अभी और नहीं रुकना चाहता हूं। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, सभी श्रोताओं का, दर्शकों का जो दूर माध्यम से हैं और जो सभागार में उपस्थित हैं, उन सभी का। आज 25वें अंक के अवसर पर आपका मार्गदर्शन हमें मिले, हमारे अभिभावकों को पुनः आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो। आपके माध्यम से हम ये भी जानना चाहेंगे कि ग्रामीण अंचलों में हमारी जो बहनें काम करती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन बहनों को कैसे और एक्टिव किया जाए शासन प्रशासन के द्वारा, क्योंकि वही अंतिम सिरे तक पहुंच पा रही हैं। तो आपका मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त हो, ऐसा आपसे अनुरोध है। कृपया हम लोगों को मार्गदर्शन करने की कृपा करें। विद्या भारती के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी श्रियों, शासन के सभी अधिकारी, सभी टीचर्स, जब मेरा परिचय करवाते थे और इसमें जब मेरे पिताजी का नाम लिया तो मैं पिछले 100 साल चले गए, क्योंकि ये विषय आपने रखा है बच्चे अनमोल। आज तक तो इसी तरह से सोचा नहीं था, लेकिन आज मैंने ये विचार किया, हम तो 10 भाई बहन थे, 10, 6 बहन 4 भाई। 100 साल पहले की बात करती हूँ। उसी समय तो कुछ बाजार में मिलता ही नहीं था, लेकिन हमारे लिए मेरे माता पिता ने पढ़ाई का, स्वास्थ्य का, अलग अलग प्रकार के काम सिखाना, पशुओं का संवर्धन करना सिखाना, काफी कुछ सिखाया। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसी समय तो पता नहीं था, आज पता चलता है कि इम्यूनिटी सब लोग कर रहे हैं। सुबह में 5 बजे जागना, खेत में जाना, पशुओं का काम करना, फिर स्नान विधि कर देना, स्वच्छता,
फिर भोजन, सुबह का नाश्ता। नाश्ता में क्या? एक कटोरा भर के दूध, बाजरा की रोटी। और आज हमारे कई वैद्य बोलते हैं कि दूध और प्याज साथ में नहीं खाना चाहिए। मेरी तो जिंदगी इसमें गई। प्याज सुबह में खा लो, गरम गरम रोटी बाजरा की। दोपहर आया, स्कूल में गए, वापस आए, दोपहर क्या? गेहूं की रोटी, सब्जी या दाल खा लिया। दूध, मक्खन, घी, जितना चाहो इतना खाओ। शाम को, रात को खिचड़ी, दूध और प्याज। कभी कभी थेपला वगैरह बनता था मित्रों। तो इम्यूनिटी वहां से आती है मित्रों। अब सोचिए, पिताजी ने और माताजी ने कितना ध्यान रखा हमारे लोगों का। उसी समय पढ़ने के लिए तो दूर दूर जाना पड़ता था। काम करना पूरा मैनेजमेंट के साथ चलता था मित्रों। कोई गाड़ी के कोई ऐसा तो कुछ था ही नहीं। चलकर जाते थे 6-7 किलोमीटर, वापस आते थे। एक्सरसाइज मिलती थी इससे। खेत के बीच में से जाते थे तो कहीं कुछ मिल जाता था खेत में से, वो भी खा लेते थे, चाहे किसी का भी हो। कच्चा सब्जी, कच्ची सब्जी, वो भी खाते रहते थे। आज देखिए हम हमारे बच्चों को क्या खिलाते हैं, कहां से आता है। तो जो ताकत बच्चों में मिलनी चाहिए, रोग प्रतिकारक शक्ति उसको प्राप्त होनी चाहिए, ये जो हम खाते पीते हैं, काम करते हैं, इसमें से मिलती है। आज हमारी माताएं 8 बजे तो जागती हैं, बच्चे तो 7 बजे तैयार होकर स्कूल में चले जाते हैं, और रात को उनका डिब्बा तैयार करके रख देते हैं। इसमें क्या क्या रखते हैं मैंने तो देखा है। स्कूलों में जाती थी और सबका डिब्बा भी चेक करती थी। स्कूल में टीचर थी, प्रिंसिपल थी। तो हम लोगों ने मना कर दिया था कि कोई चिप्स वगैरह वगैरह नहीं लाना है। आपको रोटी और इसके साथ कोई अचार वगैरह मिलता है तो ये लाइए। थेपला है, पूरी है, वो लेकर आइए। ये समय बदल गया है मित्रों, और इसकी वजह से आज हमारे बच्चे ताकतवर नहीं है। मन से, तन से, बुद्धि से वीक है मित्रों। चाहे हमारी बच्ची हमें अच्छी लगती होगी, लेकिन जब उसको, मैं कभी कभी बोलती हूँ कि एक हमारे शर्मा जी इधर बैठे हैं, मैं महिला बाल कल्याण मंत्री भी थी, तो कई लोग आते थे, कुपोषित बच्चे हैं, इसके लिए वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसका वेट ले लो, वो कर लो, वो कर लो। तब मेरा एक सवाल इस सबके सामने रहता था कि मुझे बताइए, एक आदिवासी की बेटी और बेटा ले लो, आदिवासी का 10 साल का लो, और एक हमारे जैसे परिवार के 10 साल की उम्र का एक बेटा ले लो, और दोनों का 100 मीटर दौड़ाओ, कौन पहले पहुंचेगा? कौन पहुंचेगा? आदिवासी। वो तो हाइट भी कम है, वेट भी कम है, लेकिन सबसे पहले दौड़ता है। उसका वेट कम है, हाइट कम है, तो उनको हम रखते हैं रेड जोन में। क्या आप तो रेड जोन में रहो, अशक्त हो, कुपोषित हो। और जो बढ़िया है, बराबर ताकतवर, तो ताकत तो नहीं है, लेकिन वेट ज़्यादा है, हाइट बराबर है, तगड़ा लगता है, तो उसको हम ग्रीन जोन में रखते हैं।
वास्तव में मैं ये कहती हूँ कि वास्तव में ये आपके जो पैरामीटर है वो पैरामीटर बदलिए, ये पैरामीटर सही नहीं है मित्रों। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अभिभावकों को कि आप पहले तो ये ध्यान रखिए, बच्चा जब गर्भस्थ होता है उसी समय 9 महीना तक बच्चों की कैसे देखभाल करनी चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए उसी समय माँ को, दूसरा क्या विचार करना चाहिए। यदि आप नेगेटिव विचार करोगे तो बच्चे वो ही पैदा इसी तरह होगा, वो भी वही तरीके से सोचेगा आगे जाकर। यदि पॉजिटिव थिंकिंग किया है, घर में वातावरण बहुत ही अच्छा वातावरण है, पीसफुल वातावरण है, तो उसका इफेक्ट बच्चों पर जरूर होता है मित्रों। आप क्या खाते पीते हो वही बच्चे खाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए भी हम बाजारों चीज़ों लाकर बच्चों को हम दे देंगे तो इसमें से कौन से विटामिन, कौन से अलग अलग प्रकार के जो तत्व वगैरह मिलना चाहिए वो कहाँ से मिलेगा उसको। तला हुआ सबसे ज़्यादा हम बाजारों लाकर तला हुआ डब्बा भर कर दे देते हैं। तो माताओं को मेरा ये पहले सुझाव है कि आप यदि अर्ली मॉर्निंग आप नहीं उठ सकते हो और सुबह में बच्चों को जाना है तो कम से कम रात को 2 रोटी ज़्यादा बनाइए और गेहूं की रोटी ज़्यादा बना कर रखिए, भाखरी हम बोलते हैं वो बना कर रखिए, मुठिया बना कर रखिए, थेपला बना कर रखिए और बच्चों को डिब्बे में भर कर रखिए। गुड़ दीजिए, आज गुड़ खाने के लिए कोई तैयार नहीं है। गुड़ में कितनी ताकत है पता ही नहीं चलता है मित्रों। चने और मूंगफली और गुड़, अभी कभी कभी यूपी में जाती हूँ तो मैं पूछती हूँ टीवी वाला बच्चों को और अभिभावक जो लेते हैं उसको, मैं बोलती हूँ कि भाई घोड़े को क्या खिलाते हैं मुझे बताइए, क्या खिलाते हैं? चने। क्यों खिलाते हैं? ताकत आए इसमें। आप खिलाते हो बच्चों को? नहीं, चने नहीं खिलाएंगे, गुड़ नहीं खिलाएंगे। गुड़ और घी और रोटी, हमारी माँ तो रात को जो बाजरा की रोटी बनती थी सुबह में उसका बुका कर देते थे, इसमें घी और गुड़ डालकर एक लड्डू बना देती थी और लड्डू सबको दे देती कि जाओ खाना। तो ये खाना पीना जो बच्चों के लिए शुरू से होना चाहिए। कई बच्चे बोलते हैं मैं तो आलू ही खाता हूँ। ये कुदरत ने अलग अलग प्रकार के सभी सीजन में कितने प्रकार के सब्जी फ्रूट्स हमारे लिए तैयार किया है। क्यों हम ये नहीं खिलाते हमारे बच्चों को? लेकिन माँ भी ये कहती नहीं, मेरा बेटा तो मेरी बेटी तो वो नहीं खाएगी, मेरी बेटी तो आलू की सब्जी खाती है, चिप्स आलू की बहुत ही पसंद। अरे शुरू से ही चिप्स दिखाई है तो वो ही खाएगा ना। शुरू से रोटी सब्जी खिलाई होगी तो वो पसंद करेगा कि मुझे रोटी ही खाना है। दूसरा ध्यान रखना है उसका व्यवहार का मित्रों, बच्चों का। तो बच्चों के साथ परिवार का कैसा व्यवहार होना चाहिए। तीसरा, बच्चे जब स्कूल में से आते हैं या कॉलेज से आते हैं या मतलब 10वीं 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो हम कोई बातचीत ही नहीं करते उसके साथ। क्या पढ़ाया आज बेटा, कैसा लगा, प्रेयर हुई, प्रवचन हुआ, वो हुआ, खेल में हिस्सा लिया, सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ चलती है तो आपने हिस्सा लिया है कि नहीं लिया है, कब है मुझे बता देना, मैं समय लेकर जरूर देखने के लिए आऊँगी। कुछ नहीं। और इसमें कभी कभी ऐसा होता है, मुझे याद है कि हम लोग हमारी स्कूल बच्चे ही साफ करते थे, कचरा पोता सब झापट झुपट करना सब कुछ बच्चे ही, और पूरा एक आयोजन टाइम टेबल उसका रहता था। जब नए स्टूडेंट्स एडमिट होती थी तो कभी कभी अभिभावक मना करते थे, मेरी बेटी तो घर में झाड़ू भी नहीं हाथ में पकड़ा है और इधर आप झाड़ू लगवाते हो। तो हम लोग ये कहते थे यदि झाड़ू नहीं लगवाना है तो वापस ले जाइए, इधर तो ये सब काम करना ही पड़ेगा। जहाँ आप बैठते हो वो जगह स्वच्छ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।
जहाँ आप पढ़ते हो वो आपका बेंच वगैरह तो स्वच्छ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहाँ आप टॉयलेट बाथरूम जाते हो वो जगह स्वच्छ होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बीमारियाँ कहाँ से आती है मित्रों? वैसे बीमारी नहीं आती है। तो ये जो स्वच्छता का भाव है वो हम शुरू से हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए। अभी सुबह में बच्चे उठते हैं तो उसका जो ओढ़ने का है, पथारी है, कौन ठीक ठाक करता है मुझे बताइए? अभी माँ। लेकिन हम बच्चों को नहीं कहते कि बेटा आप सोए हो ना, जरा बेडशीट ठीक कर दो, ओढ़ने का जरा फोल्ड करके रख दो। ये नहीं करते हैं। और यदि मान लो कि कोई बच्चे साहस करता है करने का तो माँ मना करती है, नहीं बेटा ये तो मैं कर लूंगी, आप अपना काम करो। तो ये जो संस्कार देने की बात है हमारे बच्चों में, ये है। अभी ऐसे कोरोना काल में मैंने देखा तो कई युवा अपने अपने तरीके से बाहर निकलकर काम करते थे। अब आप ये सोचिए कि ये युवा क्यों निकले, तो उसके परिवार में भाव होगा। पिता करते होंगे, माँ करती होगी, दादा ने किया होगा, तो ये संस्कार इसमें आया है। इसी वजह से ये बाहर निकलकर थोड़ा काम करने लगता है, ज़्यादा भी इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन जो परिवार में से जो मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये हमारा काम नहीं है, हम तो इतने बड़े लोग हैं, 4 गाड़ियां हैं, क्यों पैदल चलकर जाते हो? यदि पैदल नहीं चलोगे तो कोरोना ग्रस्त हो ही जाओगे मित्रों। एक्सरसाइज, योगा, पैदल चलना, दौड़ना, कूदना, ये बीमारी में से बचने के लिए मैंने राजभवन में खेल का प्रारंभ करवाया। खेलो। राजभवन की लोन किसी के लिए नहीं थी, देखने के लिए थी, लेकिन वहाँ सब ग्राउंड बन गए और बच्चे खेलने लगे और उसकी स्पर्धा, कंपटीशन करवाते हैं मित्रों। और इसी वजह से राजभवन में शायद 2-3, वैसे तो 700-800 लोग रहते हैं वहाँ, लेकिन 2 या 3 लोग संक्रमित हुए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने ध्यान रखा है बाहर निकलो, दौड़ो, कूदो, खेलो, सब कुछ करो। और राजभवन में जो सब्जी है मित्रों, ये सब्जी किसको दी जाती थी मुझे पता नहीं था। मैं देखती थी तो इतनी अच्छी अच्छी सब्जी, तो मैंने प्रबंध किया कि हर सोमवार को सब्जी निकालनी है, बैग में भरनी है 2-3 किलो, और परिवार में 1 बाय 1, 10 परिवार को दिया, 50 परिवार को दिया, नेक्स्ट दूसरे 50, नेक्स्ट दूसरे 50। तो बाजारू बंद हो गया। ऑर्गेनिक खाओ और स्वस्थ रहो मित्रों। जो सबसे छोटे बच्चे हैं वो बच्चा को तो पता ही नहीं चलेगा कि उसको क्या हुआ है। जो बड़े बच्चे होते हैं तो बोलते हैं कि पेट में दर्द होता है, या तो जलन होती है, या तो खांसी होती है, वो होती है, बोलेगा। लेकिन सबसे छोटे बच्चे हैं वो तो बोल नहीं पाएगा। लेकिन माँ को, अभिभावक को सजाग रहना पड़ेगा उसी समय। जैसे कि 3, 4, 5 साल का बच्चा है तो 1 रोटी खाता था, 2 रोटी खाता था, दूध पीता था, सब्जी खाता था। लेकिन यदि उसको कुछ इफेक्ट होती है तो खाने पीने का कम हो जाएगा, रोता रहेगा, मना करेगा, नींद नहीं आती है। तो माँ को समझना चाहिए कि उसको कुछ न कुछ तकलीफ है तो बिना वेट तुरंत ही डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। कभी हमारी माताएं, और ख़ास करके ग्राम्य लेवल की माताओं को ऐसा लगता है कि भाई चलो अभी तो वो साधु है, उसके पास जाओ और वो करवा दो, नहीं होगा वो दोरा धागा कर देगा। और आप देखिए, मैंने तो जितने लोगों को मैं मिली हूँ और जिसके परिवार में से कोई न कोई चला गया है, उसके घर पर जाकर जब मैं मिलती थी
तब वे लोग मुझे यही बताते थे कि क्या हुआ कि 2 दिन से तो फीवर आता था और फिर हम लोगों ने वो हॉस्पिटल में गए, वो डॉक्टर ने थोड़ा शुरू किया तो बढ़ गया, तो हम लोग वापस दूसरी हॉस्पिटल में गए। अभी ये 2 दिन क्यों लेट गए? 2 दिन लेट जाने की कोई आवश्यकता थी? तुरंत ही ले जाना चाहिए, क्योंकि रोग तुरंत पकड़ में आना चाहिए। और डॉक्टर को जब पता ही चल जाता है कि उसको वो है तो तुरंत दवाई शुरू हो जाती है। और 2 दिन 3 दिन निकल जाता है तो बढ़ ही जाता है, और बढ़ने के बाद कोई एक्सपर्ट डॉक्टर होगा फिर भी उसके हाथ में नहीं रहता है। और इसी वजह से ज़रूरी है कि जो छोटे बच्चे हैं वो संक्रमित न हो, पहले वो ध्यान रखिए। और ये ध्यान रखने के लिए सबसे पहले माता पिता, घर में बड़ा बेटा बेटी बहू सबको वैक्सीनेशन करवा देना चाहिए। यदि आप में से कोई संक्रमित होंगे तो तुरंत बच्चों पर उसका इफेक्ट होगा, और छोटे बच्चे बोलेंगे नहीं और ज़्यादा हो जाएगा तो हम हमारे बच्चों को गंवा देंगे मित्रों। तो ये पूरा ध्यान अभिभावक को रखने की आवश्यकता है। घर में भी अभी से ये बाहर का बाजारू जो लाते हो तो बंद करो, और बच्चों को अच्छा फ्रूट्स वगैरह खिलवाइए, बच्चों को अच्छी रोटी सब्जी सब खिलवाइए, दूध पिलाइए और सब कुछ करिए जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी बढ़े। मैं पिछले 7-8 साल से सुबह में 6 बजे गिलोय का पानी पीती हूँ, पूरा 1 गिलास, और इसमें हल्दी। तो ऐसे कुछ न कुछ घर में करना चाहिए। और पिताजी थे तब मुझे लगा, याद है, जब नीम पर जो मोर आता है ना ऊपर फूल, ये फूल ऊपर से निकलवाना, खुद एक पत्थर पर बैठकर वो उसका वो क्या करते, पीसते थे, और पीसने के बाद कपड़े में वो डालकर उसको वो ऐसे करते थे और पूरा एक बर्तन भर देते थे। और नियम ये था कि एक वो बाउल, नक्की बाउल था, वो पियोगे तो ही दूध और रोटी खाने को मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। जाओ, ये किया है ने, तब मैंने कहा कि मैं बीमारी नहीं पड़ी। तो ये जो पूरा प्रबंध है बच्चों के लिए और हमारे खुद के लिए, हम पिएंगे तो बच्चे पिएंगे, हम नहीं पिएंगे और बच्चों को बोलेंगे कि पियो पियो, तो वो ये कहेगा आप तो पीते नहीं, मैं क्यों। तो ये सबसे पहले हमें ही पालन करना पड़ेगा ये सब। तो पालन करिए, बाद में बच्चे पालन करेंगे कि आप पिए भाई। और उसको समझाना चाहिए कि ये क्यों हम कर रहे हैं। तो एक माता पिता जब लोग सुन रहे हैं, हमारी अभिभावक महिलाएं, तब मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपके हाथ में है। यदि आप अपने बच्चों को सही में प्यार करते हैं तो उसको बचाइए। और बचाने का अलग प्रकार के कई तरीके हैं, ये अपनाइए, अपने घर में अपनाइए। और संकल्प कीजिए कि मेरे परिवार में जो हम 8 लोग रहते हैं, किसी को भी संक्रमण नहीं होना चाहिए। ये संकल्प कीजिए। तो मैं नहीं मानती हूँ कि किसी को भी संक्रमित हो जाए बच्चे और परिवार हो जाए और वो परेशानी। नहीं तो फ़ोन करोगे, हमारे यहाँ भी फ़ोन आता था, वो दवाई, कौन सी दवाई, रेमडेसिविर, आनंद में रेमडेसिविर चाहिए भाई, मैं तो भी हम देते थे कि ले जाइए चलिए। तो ये जो परिस्थिति पैदा होनी ही नहीं चाहिए, बस ये संकल्प हमारा होना चाहिए। डॉक्टर तो है, KGMU हो, SGPGI हो, कि वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी सभी जिलों में प्रबंध कर दिया है। हमारे यूपी के हमारे CM सभी हॉस्पिटलों का दौरा कर लिया है, अच्छा प्रबंध कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। तो ये मानकर मत चलिए कि सरकार ने सब प्रबंध किया है तो अभी होगा तो चलेगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। चले जाएंगे हॉस्पिटल में। अभी 2 वैक्सीन हो गई है तो मास्क, बिना मास्क जाएंगे तो हॉस्पिटल तो है, 2 तो लगा दी है, चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कारण दूसरों को जब
संक्रमित होते हैं वो भी हमारे से नहीं होना चाहिए। पहले हम अपने शरीर को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए और फिर समाज को भी हमें ही बचाना है। और इसी वजह से ये पूरी दवाई वगैरह तो हम करेंगे, लेकिन साथ में जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल का ध्यान बहुत ही अच्छी तरह से हम करिए। मैंने देखा भाई, पहला जब कोरोना संक्रमण पूरा हुआ और ओपन हुआ, सबसे पहले क्या ओपन हुआ? मैं तो गुजरात से हूँ और वहाँ तो कोई एवी दारू की दुकान, वाइन की दुकान तो होती नहीं है, लेकिन इधर वो ही दुकान है थी, लाइन में, ऊपर बारिश, हाँ बारिश, फिर लाइन में, और एक एक व्यक्ति ऐसे करके ले जाता था, ऐसे करके ले जाता था। मैं ये देखती थी, मुझे लगा कि इतना प्यार क्या है भाई इसको। प्यार करो तो सब्जी से प्यार करो, प्यार करो तो फ्रूट से प्यार करो, इसमें ये प्यार करते जैसा है, ये बंद करके ले जाते थे। महिलाएं भी इतनी लगी हुई थी। मुझे तो इतना आश्चर्य होता था, क्योंकि मेरी जिंदगी में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है, नहीं देखा। इतनी बड़ी बड़ी बोतल है और इसमें तो बराबर पालन करते थे। वो सर्कल किया था ना, सर्कल पर ही खड़े रहते थे, और सर्कल छोड़ा तो पुलिस आ जाएगी, डंडा मारेगी और ये बंद करवा देगी। और इसी वजह से पालन करो बराबर और लेकर घर पर जाओ। लेकिन सब्जी की दुकान पर गए तो कोई पालन नहीं हुआ। वहाँ भी सर्कल तो किए थे, लेकिन वहाँ जल्दी जल्दी ले जाओ और जल्दी जल्दी पहुँच जाओ। ये जो स्थिति है, ये स्थिति बदलनी चाहिए मित्रों। तो आज की ये बच्चे अनमोल ही है मित्रों, सबके लिए बच्चे अनमोल हैं। स्कूल में बच्चे आते हैं तो हमारे लिए अनमोल होते हैं, हमारे घर के बच्चे हैं तो हमारे लिए अनमोल है, पड़ोस के बच्चे हमारे घर पर आते हैं तो वो भी हमारे लिए अनमोल है, और सरकार को भी जो बच्चे हैं वो सरकार के लिए भी अनमोल ही है मित्रों। और इसके लिए हम काम करते रहते हैं। तो आपका ये पूरा आयोजन बहुत ही अच्छा है। शायद किसी ने इसी तरीके से नहीं सोचा होगा कि ऐसे एक पूरा एक वीक तक ये चले और लाखों अभिभावक सुने और जागरूक बने, जागरूक रहे, जिसकी वजह से उनके परिवार में तो कोई ऐसी बीमारी न आए, वो करना चाहिए। दूसरा एक करने की आवश्यकता है, जो कायमी बीमारू बच्चे हैं, कायमी बीमारू, जो बारिश आई तो बीमारी, वो आया तो बीमारी, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर देना चाहिए और एरिया आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो एरिया में ज़्यादातर होता है, तो अभी से उसकी ओर सबका ध्यान रखना चाहिए और वहाँ क्या करने की आवश्यकता है जिसकी वजह से वो कम हो या तो न हो, एक करने की आवश्यकता है। तो ये आप कर सकते हो। टीचर्स को भी अभी से उसको ज्ञात करना चाहिए कि आपके स्कूल में जितने भी बच्चे आते हैं उनको खांसी आपको लगता है तो तुरंत ही आप परिवार को या तो शासन को बताइए कि हमारे 4 बच्चे ऐसे हैं, तो हम उसको बचा सकते हैं। तो ये करेंगे हम साथ में मिलकर, तो मुझे लगता है कि ये तीसरी लहर जो हम इंतज़ार करते हैं, तीसरी लहर की इंतज़ार करते हैं, आने वाली है, आने वाली, कोई गेस्ट आने वाला हो नहीं, इसी तरह आएगी, आएगा नहीं आएगा, यदि आएगा लेकिन हम तैयार है तो किसी की ताकत नहीं है कि आपको टच कर सके। धन्यवाद। धन्यवाद महामहिम। तो जो भी अभिभावक इस परिचर्चा को देख रहे हैं वो सुनिश्चित करें कि सब कुछ आपके हाथ में है। अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, स्वच्छता, जैसा महामहिम ने बताया कि घर के अंदर का बना हुआ भोजन, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी बातें। कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर स्थगित करना चाह रहे हैं। तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं श्री राजेंद्र बाबू जी से अनुरोध करूंगा कि आएँ और धन्यवाद देने की कृपा करें। ज्ञानदायिनी माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए धन्यवाद की इस वेला में
मेरा सौभाग्य है कि हम ऐसी महान हस्ती का धन्यवाद करने का अवसर हमको मिला है। महान श्रेष्ठ शिक्षक, वीरवाला पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, ऐसे अनेकों पुरस्कारों को प्राप्त करने वाली लेखनी की धनी, उत्तर प्रदेश के जनमानस में ममता की प्रतिमूर्ति, शक्ति स्वरूपा, परम आदरणीय श्रीमती बहन आनंदीबेन पटेल जी, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के प्रति हृदय से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने बच्चे हैं अनमोल ऐसे रजत जयंती संस्करण में अपने आशीर्वाद से हम सभी को अपसंचित किया। पुनः आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम आभारी हैं जिनकी प्रेरणा से ये 25वां संस्करण अपनी यशस्वी प्रगति पथ पर अग्रसर है। ऐसे माननीय यतीन्द्र जी भाई साहब, जो विद्या भारती के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री हैं, संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। ऐसे ही माननीय हेमचंद जी भाई साहब, जो विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र है जिसमें 49 शासकीय जिले हैं, ऐसे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के आप क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभारी हूं डॉक्टर मदन लाल भट्ट जी का, जो विभागाध्यक्ष हैं रेडियोथेरेपी KGMU में, जिनके प्रयास से तीसरी लहर से बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, उसके लिए स्वर्ण प्राशन की जो औषधि है उनका प्रयास विशेष। जुलाई से ये औषधि देने का कार्य प्रारंभ हुआ और लखनऊ महानगर में चलने वाले जो विद्या भारती के विद्यालय हैं उसमें 4000 बच्चों ने अभी तक खुराक को पिया है। और ये 4 सितंबर को पुष्य नक्षत्र है। इस पुष्य नक्षत्र में 4 सितंबर को 5000 ऐसे छात्र, ऐसे बच्चे ये इस औषधि को पिएंगे, प्राप्त करेंगे। और ये जो एपिसोड है 25वां है, जो प्रारंभ हुआ था, पहला एपिसोड, जिसमें आदरणीय डॉक्टर मदन लाल भट्ट जी ने अपना सभी को निर्देश और मार्गदर्शन किया था, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय श्री सौरभ मिश्रा जी का, बच्चे हैं अनमोल संस्करण के सुंदर संचालन और व्यवस्था के लिए जो क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख हमारे विद्या भारती पूर्व उत्तर प्रदेश क्षेत्र के, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर जयप्रताप सिंह जी, क्षेत्रीय मंत्री विद्या भारती पूर्व उत्तर प्रदेश क्षेत्र, आपके प्रति मैं आभारी हूं। युवा मनोभाव रखने वाले और अपने जो व्यक्ति जिनके दर पर पहुंचा वो खाली नहीं लौटा, मुस्करा करके ही लौटा, गया था पीड़ा में लेकिन मुस्करा करके लौटा। ऐसे युवा मनोभाव रखने वाले कैबिनेट मंत्री कानून एवं न्याय श्री ब्रजेश पाठक जी के प्रति मैं आभारी हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। साफ सुथरी छवि वाले अवकाश प्राप्त वरिष्ठ अधिकारी, राज्यसभा सदस्य आदरणीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभारी हूं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के, जिन्होंने इस संस्करण में आकर के और हमारे विद्यालय के जो पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र का, पूरे उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अनेक प्रदेशों में इसका सीधा प्रसारण होता है, और उस प्रसारण में ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आए, जिसमें हमने अभी श्रीमान अरविंद कुमार शर्मा जी को धन्यवाद दिया। आदरणीय श्री वेंकटेश वार्लू जी के प्रति आभारी हैं। और हम आभार व्यक्त करते हैं कमिश्नर साहब के, आदरणीय DK ठाकुर साहब के, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। हम आभारी हैं लखनऊ के जिलाधिकारी आदरणीय श्री अभिषेक प्रकाश सिंह जी के, जो समय समय पर अपना अमूल्य योगदान, सहयोग ऐसा हमको देते रहते हैं। आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हम आभार व्यक्त करता हूं उनको जो जीवन रक्षक में जिनका अमूल्य योगदान रहता है और भगवान का एक दूसरा दर्जा उनको प्राप्त है। ऐसे वरिष्ठ चिकित्सक जो गण यहाँ पर बंधु बहनें उपस्थित हैं, उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभारी हूँ डॉक्टर शिवभूषण त्रिपाठी जी का, जो मंत्री हैं शिक्षा प्रबंध समिति उत्तर प्रदेश के, शिक्षाविद हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय श्री उमाशंकर मिश्र जी, जो हमारे क्षेत्रीय बालिका शिक्षा प्रमुख के, शिक्षा संयोजक के क्षेत्रीय बालिका शिक्षा के, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय श्री सत्यानंद पांडे जी, जो रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, आपके प्रति आभार। आभारी हूँ श्री भास्कर दुबे जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, श्रेष्ठ संवाद पत्रिका के संपादक हैं
और इसका जो लाइव जो प्रसारण हो रहा है उसमें भी आपका योगदान है, और कुछ जैसे लेख जो हमारे कार्यक्रमों के समाचार पत्रों में जो समाज के सामने पहुंचते हैं उसमें भी आपका सहयोग प्राप्त होता है। आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। लखनऊ महानगर के यहाँ पर कुछ प्रधानाचार्य बंधु बहने हैं। श्रीमती सुधा तिवारी जी जानकीपुरम विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं, श्रीमान रामतीर्थ वर्मा जी जो वरिष्ठ प्रधानाचार्य हैं सरस्वती शिशु मंदिर निराला नगर के विद्या मंदिर के, श्री रामसागर तिवारी जी मॉडल हाउस के प्रधानाचार्य जी हैं, उनके प्रति आभार है। श्रीमान सचिन गुप्ता जी जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर क्यू अलीगंज सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय कोषाध्यक्ष हैं, आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही मैं शासन के सभी अधिकारियों के प्रति आभारी हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत सफलतापूर्वक संपन्न कराने में हम सबका सहयोग किया है, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय रामकृष्ण चतुर्वेदी जी, क्षमा करिएगा, आप विद्या भारती के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और एक इंटर कॉलेज से बीआरएस लेकर के प्रिंसिपल रहे आप वहाँ पर, और विद्या भारती को पूरा समय दिया, संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं और विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के मंत्री रहे, वर्तमान में आप कोषाध्यक्ष हैं। आपके प्रति बहुत बहुत आभार, हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ आपके प्रति। उच्च तकनीकी सूचना संवाद केंद्र की व्यवस्था संचालिका ये बहन शुभम सिंह एवं उनकी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, इस कार्यक्रम के में इन्होंने सहयोग प्रदान किया। अंत में सभागार में उपस्थित सभी बहनों भाइयों का आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ जो इस ऐतिहासिक संस्करण के साक्षी बने। ऐसे सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करते हुए और आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए अपने कार्य को अपने दायित्व को पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।